हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के हवाले से। सर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कब क्लासिफाई होगा, इसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस किया। हम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को ओसीआई कैटेगरी में उस वक्त क्लासीफाई करते हैं जब वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, यानी कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, कोई बिजनेस सिनर्जीज के लिए इन्वेस्टमेंट हो, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो। सेकेंडली, आपकी कंपनी ने, आपकी एंटिटी ने एक इर्रिवोकेबल चॉइस ली हो कि हम इसे ओसीआई में ही कैटेगराइज करना चाहते हैं। इर्रिवोकेबल चॉइस या इर्रिवोकेबल ऑप्शन क्यों? क्योंकि वंस आपने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, अब आप उसे सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हम ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई उस वक्त करते हैं जब वो कोई स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो, और हमारी कंपनी ने सोच समझकर ओसीआई का ऑप्शन पिक किया हो। रीजन बीइंग के ओसीआई का ऑप्शन एक इर्रिवोकेबल ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में क्लासिफाई करने के बाद उसे इनिशियली और सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड आएगा या फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आएंगे, उसको हम किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। देखिए, अगर तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल मेजरमेंट होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आपने एक्वायर किया उसकी जो भी फेयर वैल्यू है प्लस जितनी भी इस ट्रांजेक्शन में आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर किया है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे आप इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे। सब्सिक्वेंटली इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे हमें रेगुलर डिविडेंड मिल सकता है। तो जो हमारे पास डिविडेंड इनकम आएगी, सर डिविडेंड इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगी। डिविडेंड इनकम हमारा पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे या हर पीरियड एंड पे हम इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, मार्केट वैल्यू पे लेकर आएंगे, और जो भी हमारे पास फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आ रहा होगा, सर फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कैसे आएगा? कैरिंग वैल्यू और जो भी पीरियड एंड पे फेयर वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा फेयर वैल्यू गेन और लॉस बनेगा। हर ईयर एंड पे हम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, और जो भी फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आएगा, इस फेयर वैल्यू के गेन और लॉस को हम ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सब्सिक्वेंटली जो डिविडेंड इनकम आएगी वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। सब्सिक्वेंटली हर पीरियड एंड पे, हर ईयर एंड पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लाएंगे, और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो आपका ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हो रहा होगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। IAS 21 के साथ अगर हम इसको लिंक करें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम के केस में जो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस आएंगे वो उसी जगह पे रिकॉर्ड होंगे जहां पे फेयर वैल्यू का गेन और लॉस रिकॉर्ड होता है। यानी कि अगर आपने किसी फॉरेन करेंसी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस भी आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही रिकॉर्ड होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फेयर वैल्यू का गेन और लॉस रिकॉर्ड करते हो। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अगर फॉरेन करेंसी में आपने किया है, फॉरेन स्टॉक मार्केट में किया है, तो जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा ये भी आपका ओसीआई में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। और लास्ट, जब हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को डिस्पोज ऑफ कर देंगे, डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, तो पहले आपने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोजल डेट पे, डीरिकॉग्निशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा वो आपका ओसीआई में रिकॉर्ड होगा, और फिर हम इसे डीरिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, फिर हम इसे अपनी किताबों से क्रेडिट कर रहे होंगे। डिस्पोजल पे अगर कोई फर्दर गेन और लॉस आता है तो ये डिस्पोजल का गेन और लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, जिस वक्त आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को डीरिकॉग्नाइज करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, पहले आप उसे डिस्पोजल डेट पे, डीरिकॉग्निशन डेट पे फेयर वैल्यू पे लाओगे। फेयर वैल्यू पे लाने पे जो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा ये आपका ओसीआई में रिकॉर्ड होगा, और फिर आप इसे डीरिकॉग्नाइज करोगे, यानी अपनी बुक से क्रेडिट कर दोगे। अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड करते वक्त कोई फर्दर गेन और लॉस अराइज होता है, यानी कि आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे या फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे बेचा, तो आपके पास कोई डिस्पोजल गेन और लॉस आ रहा होगा। ये जो भी डिस्पोजल गेन और लॉस आएगा ये आपका पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एक इर्रिवोकेबल कैटेगरी है, एक इर्रिवोकेबल क्लासिफिकेशन है। यानी कि वंस आपने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई कैटेगरी में क्लासिफाई किया, सब्सिक्वेंटली इसे रिक्लासिफाई करके पीएनएल में नहीं आ सकते। तो जब आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, जब आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, तो इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे जितना भी फेयर वैल्यू का रिजर्व ओसीआई में रखा हुआ होगा, ये सारा का सारा ओसीआई का रिजर्व डायरेक्टली आपकी इक्विटी में क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्टली आपकी इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा, ये पीएनएल में रिसाइकल नहीं हो रहा होगा। चूंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एक इर्रिवोकेबल कैटेगरी है, तो डिस्पोजल के वक्त तक जितना भी फेयर वैल्यू का गेन या लॉस ओसीआई में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रखा हुआ होगा, आप इसे पीएनएल में रिसाइकल नहीं करोगे,
बल्कि डायरेक्टली अपनी इक्विटी में, डायरेक्टली अपनी रिटेन अर्निंग्स में इसे क्लोज कर दोगे। तो आज की इस वीडियो में हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का क्लासिफिकेशन मॉडल का भी रिकैप किया और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से भी डिस्कशन की। आई होप कि ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।